हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान और मैं आज आपको क्लास 8 का रूलिंग द कंट्री साइड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये हिस्ट्री का चैप्टर है, जैसा कि आप सब जानते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, किस तरह से ब्रिटिशर्स आते हैं ट्रेड करने और किस तरह से अपना एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं। वो टोटली बंगाल का अपना बेस बना लेते हैं, ठीक है, फोर्टिफाई करने लगते हैं। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर को उसी से रिलेट करते हुए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो द कंपनी बिकेम्स दीवान। आप सब जानते हैं दीवान मीन्स दीवानी राइट्स, उनके पास आ जाना। आप सब जानते हैं ब्रिटिशर्स तो ट्रेड करने आए थे, बट अल्टीमेटली वो क्या करने लगे, रूल करने लगे। किसके ऊपर? रूलर्स के ऊपर। रूलर्स को ये बताने लगे कि आप ये सही नहीं कर रहे, आप ये गलत कर रहे, ये सारी चीजें होने लगी, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन 12th of August 1765 the Mughal emperor appointed East India Company as Diwan of Bengal। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को 12th of August 1975 को मुगल जो मुगल बादशाह थे वो दीवानी राइट सौंपते हैं। देखिए, इसका मेन पर्पस ये था, मुगल रूलर उस समय शाह आलम थे, ठीक है। शाह आलम ने ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स दे दी। ये एनसीईआरटी के बुक में फ्रंट पेज पे ही फिगर नंबर 1 पे दिया गया। उसको कैप्चर इसलिए किया गया क्योंकि ताकि लोगों को बता सके मुगल उस समय देश पर राज करते थे, देश को, पूरे कंट्री को रूल करते थे। और ब्रिटिशर्स मुगल से ही दीवानी राइट्स लेना मतलब ये बताना, लोगों को ये बताना कि मुगल्स हमारे साथ हैं, है ना, मुगल हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमारा अपोज ना करें, ब्रिटिशर्स की मेंटालिटी। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं? रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं द इवेंट वाज टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। ये जो इवेंट है वो रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में आयोजित किया जाता है। मीन्स वहाँ पे सब प्री प्लान रहता है कि वहाँ पे ये देंगे एंड ऑल, ठीक है। क्लाइव वांटेड टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट ऑफ हिज लाइफ। ये क्लाइव के लिए बहुत ही मेमोरेबल इवेंट बन गया। अब आपके लिए कोई भी मेमोरेबल इवेंट रहेगा तो क्या करेंगे आप? यस, पिक्चर्स क्लिक करेंगे, सेल्फीज लेंगे। बट उस समय ये सब चीजें तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, पिक्चर्स बनाया ताकि वो याद रहे, जो कि आपके बुक में दी गई है फिगर नंबर 1, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइव कितना हैप्पी है और मुगल रूलर से दीवानी राइट्स ले रहे हैं, ठीक है। द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। अब जाके कंपनी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बनती है। क्या बनती है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बनती है। मीन्स पूरी तरह से फाइनेंस के ऊपर कब्जा कर लेती है। तो बेसिकली वो ये चाहते थे कि पूरा फाइनेंस ब्रिटिशर्स संभालें, जैसे टैक्सेस वसूलना, किसी से टैक्स लेना, ये सारी चीजें कौन करता था? ब्रिटिश। इसी को ही हम दीवानी राइट्स कहते हैं। दीवानी राइट्स मतलब ऐसे हर चीज जो फाइनेंस से रिलेटेड हो या टैक्सेस से रिलेटेड हो। रेवेन्यू फॉर द कंपनी बिकेम दीवान बट स्टिल अ ट्रेडर। बेसिकली ब्रिटिशर्स का यही थॉट प्रोसेस था कि हम ट्रेड करने हैं। ब्रिटिशर्स आए किस लिए थे? यस, ट्रेड करने आए थे। उनका बेसिक थॉट प्रोसेस यही था कि हम इंडिया में ट्रेड करें। किस चीज का ट्रेड करते हैं? यस, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इन सारी चीजों का ट्रेड करें, ठीक है। They wanted a large income but not wanted to arrange up with any system। वो चाहते थे, देखिए हर पर्सन चाहता है कि लार्ज इनकम को अर्न करे, हमेशा कुछ ना कुछ अर्न करे, बट वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब किंग के पास कोई पैसे नहीं आते थे। अल्टीमेटली हर जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीज है वो ब्रिटिशर्स के पास जाती थी। तो किंग चाहते हुए भी अपने कंट्री के लिए या अपने एरिया में कोई बेटरमेंट का काम नहीं करना चाहता। वहीं ब्रिटिशर्स क्यों करेंगे आपकी कंट्री के लिए बेटरमेंट का काम, जब वो यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करेंगे, यहाँ रहना ही नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स सिर्फ लूटना जानते थे, वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि रोड बना ले, लोगों के बेटरमेंट के लिए काम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं।
समझ में आ रही है बात? तो ब्रिटिशर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ट्रेड करना और पैसे लूटना, क्लियर है? The effort was to increase the revenue and buy fine clothes, sell as cheap as possible. ब्रिटिशर्स की ये थॉट प्रोसेस हो गई कि जितना अर्न कर सके लोगों से टैक्सेस के थ्रू वसूल करते, और जो फार्मर्स होते हैं उनसे चीप प्राइस में कॉटन और सिल्क लेते, ठीक है? उनको टोटली देखिए पीजेंट्स और फार्मर्स उस दौरान थे और टोटली उनको एक्सप्लॉइट करने की ये पूरी कोशिश थी। तो ब्रिटिशर्स उनसे चीप प्राइजेस में कॉटन और सिल्क लेते और उनके ऊपर टैक्स भी इम्पोज करते, ठीक है? तो उनके पास बचता क्या? उनके पास कुछ नहीं बचता। आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Soon it was clear that the Bengal was facing a deep crisis. जब किसी एरिया से इतना ड्रेन करेंगे, पैसे को इतना ड्रेन करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो वहाँ सूखा पड़ जाएगा ना कहीं वो क्राइसिस में आ जाएगा। तो बंगाल के साथ यही हुआ। Soon it was clear that Bengal was facing a deep crisis. वहाँ पे पैसों की ही कमी हो गई थी। Peasants and artisans were forced to sell their goods in a cheap price. Peasants और artisans को ये फोर्स किया जाता था, फोर्सफुली उनसे उनके गुड्स को चीप प्राइसेस में लिया जाता था, ठीक है? Peasants were unable to pay the dues. Peasants अपने टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे, और वहीं आर्टिजन्स प्रोडक्शन वाज डिक्लाइनिंग। और जो आर्टिजन्स वो होते हैं जो नई अपनी कलाकृतियों को बनाते हैं, नए तरह के आर्ट को फॉर्म करते हैं, ठीक है? तो वो लोग भी, उनकी जो प्रोडक्शन थी वो भी कमी होते जा रही थी। अब ये समझ लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल कॉटन के वीवर्स, तो आर्टिजन्स प्रोडक्शन, इनकी जो प्रोडक्शन है, आर्टिजन्स की जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होते जा रहे थे, मीन्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। वहीं इन 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. आप ये आज की डेट से रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमारे देश में कोरोना वायरस फैला है, उस दौरान वहाँ पे भी फेमाइन मीन्स एक आपदा आ गई थी जो कि बहुत से लोग मीन्स 10 मिलियन लोगों को मार चुकी थी। इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को हम पर दया नहीं आ रही थी। ब्रिटिशर्स क्या करे, अपना सामान लेकर वो चलते बने, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। The need to improve agriculture, that is permanent settlement. देखिए, एक पेंडेमिक आ चुकी थी, एक फेमाइन उस दौरान आ चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी, है ना? बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी। बट उसके बावजूद ब्रिटिशर्स का सिर्फ ये थॉट प्रोसेस था कि वो कितना अर्न कर सके लोगों से। एग्रीकल्चर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं, है ना? ब्रिटिशर्स सिर्फ ये चाहते थे कि फार्मर्स या पीजेंट्स या आर्टिजन्स किस तरह से उनको टैक्सेस प्रोवाइड करते रहे, ठीक है? तो ऑल टू ऑल आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है? अब एक पेंडेमिक आ गई, एक फेमाइन आ गया वहां, ठीक है? एक फेमाइन आ गया जिसकी वजह से इकोनॉमी गिर रही है। आप आज के एग्जाम्पल पे भी ले सकते हैं। आप सब जानते ही होंगे हमारे देश की इकोनॉमी कितनी गिर रही है ड्यू टू दिस पैंडेमिक। तो उस तरह उस समय भी फेमाइन आया था, तो फेमाइन में भी काफी इकोनॉमिक लॉस हुआ, ठीक है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फार्मर्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे थे, आर्टिजन्स कुछ बना ही नहीं पा रहे थे, ठीक है? तो इस तरह से वहां पे इकोनॉमिक लॉस होता है। इकोनॉमिक लॉस होगा तो कंपनी को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो कंपनी को भी उस समय उस दौरान रेवेन्यू मिल रही थी। अब कंपनी तो चाहती थी कि कहीं ना कहीं से पैसे की आवक बनी रहे, बट द प्रॉब्लम वाज लोगों के हाथ में पैसे ही नहीं थे, तो कंपनी लेती क्या, ठीक है? तो काफी समय बाद कंपनी ये डिसाइड करती है, मतलब काफी समय अराउंड 20 इयर्स के बाद कंपनी ये डिसाइड करती है कि एक सेटलमेंट किया जाए जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि कि आपको इतना टैक्स साल भर में पे करना है, ठीक है? आपको ये परमानेंटली ये टैक्स पे करना है। तो इन अ सिंपल वर्ड उसे कहा गया परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है?
तो मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगिन टू फील दैट investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. बहुत सारे अब कंपनी को पैसे चाहिए, अब कंपनी को पैसे चाहिए तो इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल किसी बिजनेस पे ले लीजिए, अगर कोई बिजनेस करता है तो सबसे पहले वो इन्वेस्ट करेगा, तभी तो उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह कंपनी ऑफिशियल्स का ये थॉट प्रोसेस, कंपनी ऑफिशियल्स को ये समझ में आ गया था कि जब तक हम लैंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट क्या था उनका? टैक्स, टैक्स नहीं मिलेगा। तो इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या है, क्यों है और किस तरह से इसका यूज हुआ, आइए ये समझते हैं। सो परमानेंट सेटलमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, परमानेंट, किसी चीज को परमानेंटली सेटल करना। तो ब्रिटिशर्स क्या किए, परमानेंट सेटलमेंट किए, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो क्या है। एंड आर्ग्यूमेंट बिटवीन कंपनी एंड जमींदार। कंपनी अब क्या करती है, कंट्री साइड्स को लेती है। कंट्री साइड्स मीन्स विलेज, विलेज एरिया को घेरने की कोशिश करती है। घेरा मतलब ये नहीं कि वो 10 लोग पकड़ के घेराबंदी करती है। घेरने का मतलब ये कि उनको किस तरह से हम अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करें, ये सोचती है और ब्रिटिश कंपनी, ठीक है। तो इन्होंने एक तरकीब निकाली, एक आइडिया उनको सूझा। एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन कंपनी एंड जमींदार, उन्होंने जमींदार को इंक्लूड किया अपने इस सिस्टम में, परमानेंट सेटल में उन्होंने जमींदार को इंक्लूड किया, जिसमें राजा और तालुकदार आते हैं। तालुकदार जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद छोटा मेजरमेंट होता है तालुका, तालुका के हेड होते हैं तालुकदार। तो जो राजा, जो उस एरिया के राजा या तालुकदार होंगे उनको इंक्लूड किया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस जमींदार वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम पीजेंट्स एंड पे द रेवेन्यू टू द कंपनी। इसमें क्या कहा गया, तालुकदार और राजाओं को ये अथॉरिटी दी गई कि आप पीजेंट्स और आर्टिजन से टैक्स कलेक्ट करिए और हमको दीजिए। अब देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी कहती है एक फार्मर से आप 100 रुपीज लीजिए, एक फार्मर से 100 रुपीज लीजिए। उस एरिया में 10 फार्मर्स है, उस एरिया में 10 फार्मर्स है, तो उनको चाहिए 1000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 1000 रुपए पर मंथ चाहिए। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 1000 रुपीज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तालुकदार या राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्रिटिश कंपनी को 1000 रुपीज देंगे। अब वो पीजेंट से जितना रुपए ले सकते हैं ऊपर, मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको 100 रुपीज एक फार्मर से लेना है, आपको ब्रिटिशर्स को पे करना है, तो वो करते थे, वो पीजेंट से लेते थे 200 रुपीज या 150 रुपीज, तो वो तो 100 रुपीज अपना प्रॉफिट बना लिए। मीन्स राजा और तालुकदार अपना प्रॉफिट इन्वॉल्व करते थे उस पैसे में और 100 रुपीज का जो अमाउंट था वो दे देते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। आई बात समझ, आई होप यू आर क्लियर। तो दिस अमाउंट वाज फिक्स्ड परमानेंटली। अभी मैंने आपको बताया इस एक स्पेसिफिक अमाउंट को परमानेंट कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से उनका काम चलता था। This would ensure a regular flow of revenue into the company and at the same time encourage the zamindar to invest in improving the land. एक तरह से स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाता था ब्रिटिशर्स को और दूसरी तरफ वो फार्मर्स और जमींदार को कहते थे कि आप इन्वेस्ट करिए लैंड्स में ताकि वो अच्छा इनकम जनरेट कर पाए। आर यू क्लियर? तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। अब हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन परमानेंट सेटलमेंट। तो एक आपके लिए बेटर आंसर भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। द प्रॉब्लम्स इन द परमानेंट सेटलमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी परमानेंट सेटलमेंट में, आइए देखते हैं। द रेवेन्यू फिक्स्ड वाज सो हाई,
जो कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स किया था वो इतना हाई था कि नॉर्मल पीजेंट्स और आर्टिजन्स पे करने में असमर्थ थे, मींस दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस। ठीक है, न्यूमरस जमींदार वर सोल्ड ऑफ, बाय ऑक्शन होते थे। जमींदारी के लिए ऑक्शन होता था कि जो ब्रिटिशर्स को सबसे ज्यादा अमाउंट पे करेगा उसको वो एरिया की जमींदारी मिलेगी। पीजेंट्स और आर्टिजन्स उतना टैक्स पे ही नहीं कर पा रहे थे जितना कि सेटल डाउन किया गया था। तो जिस तरह से जमींदार कंपनी को उतना टैक्स नहीं पे करते थे जो कि सेटल डाउन था, तो उन जमींदारों से जमींदारी लेके ऑक्शन कर दी जाती थी। आर यू क्लियर? जमींदारी जिसके पास वो पोस्ट थी, जमींदारी एक पोस्ट है, जमींदारी एक पोस्ट है, जमींदारी कंपनी द्वारा ले ली जाती थी या किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दी जाती थी अगर वो स्पेसिफिक अमाउंट उनको नहीं पे करना। क्लियर है? थर्ड, व्हेन एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर है, कभी फसल अच्छी होगी कभी नहीं होगी। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे फ्लरिश हो रहा था, जब एग्रीकल्चर फ्लरिश हो रहा था तो कंपनी को टैक्स तो दे देते थे, लेकिन जो जमींदार थे वो ज्यादा अमाउंट लेते थे उनसे। आपको एग्जाम्पल में मैंने समझाया था, ज्यादा अमाउंट लेते थे लेकिन बेनिफिट कंपनी को हो नहीं रहा था। इस तरह से परमानेंट सेटल को ब्रिटिशर्स ने भी बोला कि ये उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। जमींदार डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। जमींदार को इंटरेस्ट नहीं था कि वो अपने लैंड की या लोगों की लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, क्योंकि वो तो सिर्फ अच्छा अमाउंट लेना चाहते थे ना। उनको क्या करना किसी और की, जमींदार को क्या करना कि किसी और के लैंड को इम्प्रूव करे। ठीक है, तो ये थे कुछ कारण। इस तरह से जमींदार जो थे उन्होंने लैंड की क्वालिटी को भी इम्प्रूव नहीं किया, जो कि आगे कभी ना कभी जाके दोबारा से लैंड को खराब कर सकती थी, मींस एग्रीकल्चर एरिया को खराब कर सकती थी। ठीक है, द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीम ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव मतलब दबावपूर्ण, मतलब कल्टिवेटर सोचते थे कि ये बहुत दबावपूर्ण ये सेटलमेंट है, ये ऐसा सब नहीं होना चाहिए। वो किसकी सोच थी? कल्टिवेटर्स मींस पीजेंट्स की सोच थी। क्यों? क्योंकि उनको हाई टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, हाई टैक्स पे करना था, और जिससे कभी ना कभी उन्होंने मनी लेंड किया था। मनी लेंडर्स मींस जिनसे हम उधारी ले या लोन के तौर पे लें, तो उन्हें कहते हैं हम मनी लेंडर्स। तो प्रॉब्लम्स ड्यू टू मनी लेंडर्स, जो मनी लेंडर्स जिससे फार्मर्स ने उधार लिया रहता है उनको भी पे करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स ड्यू टू मनी लेंडर्स, प्रॉब्लम्स मनी लेंडर्स की वजह से भी आ जाती थी, क्योंकि उनसे काफी उधार लेने पे काफी हाई इंटरेस्ट पे उनको पैसे दिए जाते थे, जिसे पीजेंट्स को। ठीक है, राइट्स ऑन लैंड। अगर देखिए, अगर जमींदार स्पेसिफिक अमाउंट कंपनी को नहीं देते तो जमींदार की जो लैंड जो प्रॉपर्टी है, वो जमींदार की जो प्रॉपर्टी है वो अल्टीमेटली कंपनी के पास चली जाती। तो इस तरह से हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स तक ही डिस्कस करेंगे, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस टॉपिक में आई होप आप सब क्लियर होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन